हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, जो आपके सिलेक्शन में चार चांद लगाने वाले हैं। आप इन क्लासेस को जरूर देखें। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया बाबर ने। किसने चलाया? बाबर ने। बाबर का जन्म 1483 में फरगना में होता है, जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि फरगना के राजा थे। इसके बाद बात करें बाबर, तो बाबर मात्र 11 वर्ष की आयु में है फरगना का राजा बन गया था। इसने भारत पर 1526 में युद्ध किया। भारत पर 1526 में आक्रमण करता है, जिसे हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध होता है। इसमें बाबर विजयी रहता है और बाबर फिर मुगल वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर करता है। इसकी आत्मकथा बार बार पूछी जाती है। इसकी आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। बाबरनामा। और यह किस भाषा में है? तो यह तुर्की भाषा में है। और इसका यदि फारसी अनुवाद की बात करें तो अब्दुल रहीम एवं पायंद खान ने इसका फारसी अनुवाद किया है। तो क्वेश्चन पूछा था, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया है? बाबर ने चलाया है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे तो चगताई तुर्क थे। मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक थे वस्तुतः वो है क्या थे? चगताई तुर्क थे। चगताई तुर्क। बाबर का मूल वंश चगताई था। फिर इसने भारत पर आकर मुगल वंश की स्थापना की थी, क्योंकि यह दो वंशों का मिश्रण था। इसके पिता थे तैमूर वंश के और माता थी इसकी मंगोल वंश की। नेक्स्ट, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने पॉइंट्स होते हैं? तो 21 पॉइंट्स होते हैं प्रत्येक खेल में बैडमिंटन में। इसके बाद क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या आपकी 11 होती है। हॉकी में 11, फुटबॉल में 11। तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। पोलो में 4 होती है, रग्बी में 15 होती है। सबसे बड़ी टीम रग्बी की मानी जाती है, जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, चौथा क्वेश्चन, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? तो सोनल मानसिंह। यह 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नर्तकी हैं। इनका संबंध आपका भरतनाट्यम और उड़ीसी से है। दोनों से संबंधित हैं आपकी सोनल मानसिंह। कथक से संबंधित हैं आपके पंडित बिरजू महाराज। कथक आपके यूपी का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद बात करें सोनल मानसिंह जी की, तो इन्हें संगीत नाटक नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला है आपका 1987 में। पद्म विभूषण मिला है इन्हें 2003 में। तो 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। और सबसे कम आयु में इन्हें 1992 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। 5 नंबर क्वेश्चन, त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिशूरपुरम उत्सव है आपका केरल का। त्रिशूरपुरम कहाँ का है? केरल का है। केरल में आपको यहाँ पर कथकली याद रखना है। कथकली कहाँ का मार्शल आर्ट है? केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम, यह दोनों आपके मार्शल आर्ट कहाँ के हैं? केरल के। मोहिनीअट्टम का संबंध भगवान विष्णु से है। भगवान विष्णु से संबंधित नृत्य कौन सा है? मोहिनीअट्टम है। तो त्रिशूरपुरम जो उत्सव है वह है आपका केरल का है। उगादी आपका आंध्र प्रदेश का है। उगादी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। हम्पी और उगादी यह आपके कर्नाटक के हैं। पोंगल कहाँ का है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी नृत्य उत्सव यह मनाया जाता है आपके केरल में। तो निशागंधी नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। इससे पहले हमने केरल का क्या पढ़ा? त्रिशूरपुरम पढ़ा था। बोनालू नृत्य महोत्सव यह तेलंगाना का है। बोनालू नृत्य महोत्सव। इसके बाद कथक की बात करें, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, उड़ीसी है, मणिपुरी है। यह आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य की समृद्धि पर प्रकाश डालता है आपका निशागंधी नृत्य उत्सव।
इसमें से हम बात करें तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तरी भारत का प्रमुखतः उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया है आपका राजस्थान का। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है कालबेलिया। जट जटिन है आपका बिहार का। यूनेस्को द्वारा 2010 में अमूर्त विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है? आपके कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सूची में शामिल किया है, जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सपेरा समुदाय से यह संबंधित है, इसे हम सर्प नृत्य भी कहते हैं कालबेलिया को। कालबेलिया समुदाय की महिला ही नृत्य करती हैं और पुरुष वाद्ययंत्र बीन बजाते हैं। कालबेलिया से संबंधित एक नाम आपको बता दूं, गुलाबो सपेरा का नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। तो गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? कालबेलिया से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यह बीसीसीआई का पूर्ण रूप है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में होती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसमें कुल सदस्यों की बात करें तो 27 राज्य संघ सदस्य हैं, 3 सदस्य इसमें गैर खिलाड़ी सदस्य रहते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका सिक्किम। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आपकी उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना यह 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना आयोग की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष सी चंद्रमौली साहब थे। इसका सेंसस था, नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आर्टिकल 76 में वर्णन है भारत के महान्यायवादी का। तो अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से है। आर्टिकल 55 है आपके भारत के राज्यपाल से है। मंत्री पद से संबंधित आर्टिकल 74 है। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है आपका भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है, भारत सरकार के वकील के रूप में यह कार्य करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित मामलों से संबंधित है? तो वह आर्टिकल 71, यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के मामलों से संबंधित है। उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन आपका आर्टिकल 69 में है। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर यथाशीघ्र चुनाव होने चाहिए, आर्टिकल 68 में लिखा हुआ है। सीजीआई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, यह आपका आर्टिकल 70 में वर्णित है। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो यह 1951 से शुरू होती है, 1956 तक चलती है। 1951 से 1956 तक का समय प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का था। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यह आप कमेंट करेंगे, इससे पता भी चलेगा कि आप पूरी वीडियो देखते हो या नहीं। यह हैरर डॉमर मॉडल पर आधारित है, पहली पंचवर्षीय योजना। यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। के पास में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। 1 अप्रैल 1935 की डेट आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1919 में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को होती है। ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया प्रथमा बैंक था। प्रथमा बैंक मुरादाबाद में इसकी स्थापना होती है 1975 में। ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? मुरादाबाद में होती है 1975 में। नेक्स्ट है, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो गरीबी हटाओ पर केंद्रित थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, किस विटामिन को थायमिन के रूप में भी जाना जाता है? तो विटामिन B1 को जाना जाता है थायमिन के रूप में। नियासिन विटामिन B3, B12 साइनोकोबाल्विन, राइबोफ्लेविन या B2 है। तो सभी विटामिन के रासायनिक नाम एक बार से फिर रिपीट कर लेते हैं। तो थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है आपका थायमिन। विटामिन B3 का है नियासिन। विटामिन B3 का क्या है यहाँ पे? नियासिन है। साइनोकोबाल्विन या विटामिन B12 का है। राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 का है। 16 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा के पूर्ण पाचन हो जाता है।
नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका सबसे पहले शुरू हो जाता है, मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर इसका निर्भर करता है। स्काई ट्रस्ट वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया? तो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दोहा का है, यहाँ पर दोहा का है। इसमें सबसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे को चुना गया है स्काई ट्रस्ट वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 द्वारा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चुना गया है। सेकंड में आप पर सिंगापुर का रहा है चांगी हवाई अड्डा। 36वें नंबर पर आया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है इसमें टॉप 100 की लिस्ट आई है जिसमें भारत के 5 हवाई अड्डे शामिल हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक संगीतकार और पद्म श्री प्राप्तकर्ता जी जयन का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो इन्हें पद्म श्री मिला था 2019 में। 2019 में इन्हें पद्म श्री से नवाजा जाता है। कर्नाटक संगीतकार हैं, कौन हैं? के जी जैन। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इन्हें पद्म श्री से 2019 में नवाजा गया था। केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1991 में प्रदान किया गया। इसी प्रकार आप अच्छे तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं, वाकई में 2025 वाली भर्ती में एसएससी जीडी में झंडे गाड़ना चाहते हैं, अपनी एक पोस्ट फिक्स करना चाहते हैं, तो चैनल को बिना झिझके हुए सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए। अंत तक हम आपको इसी प्रकार से हेल्प किसी न किसी वे में करते रहेंगे। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, 17 अप्रैल को गुजरात में माधवपुर मेला, कौन सा मेला है? माधवपुर मेला है। कहाँ लगता है? गुजरात में लगा है। माधवपुर मेला किसकी याद में आयोजित होता है? तो माधव किसका पर्यायवाची है? भगवान कृष्ण का है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में यह मेला आयोजित किया जाता है, आपका माधवपुर मेला, जो कि गुजरात में लगा है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।